हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। कल का 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया 23 जुलाई को। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के लिए कुल अनुमानित बजट जो है 48,21,000 करोड़ के आसपास में रहा। इसके अलावा चीन जो है दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर से चलने वाली ट्रेन बनाई हुई है, पूरी तरीके से कार्बन फाइबर से बनी है। इसके अलावा राज्य के चराईदेव मैदान, असम का चराईदेव मैदान जो है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित करने के लिए फैसला किया गया है। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया है। और भारत की सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच होंगे मनोलो मार्केज, ये स्पेन के हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभिनव बिंद्रा को दोस्तों ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला लिया है। स्विस ओपन 2024 के युगल का खिताब जीत लिए हैं यूकी भांवरी और अल्बानो ओलिवेटी। अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की घोषणा के अनुसार 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम सऊदी अरब में शुरू होंगे और अगले 12 सालों तक सऊदी अरब में ही आयोजित किए जाएंगे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन 1 मिनट में। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप क्विज पीडीएफ बिल्कुल फ्री में सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? नेशनल इनकम टैक्स डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। क्यों 24 जुलाई को ही मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 24 जुलाई के ही दिन 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की अवधारणा को पेश किया था। 1857 की क्रांति हुई थी। 1858 में, देखिए 1857 में पहले क्रांति हुई, फिर 1858 में अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर दिए और अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनवाइट किया कि आओ अब ब्रिटिश राज चलाओ इंडिया में। मतलब कंपनी का शासन खत्म हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंपनी का शासन खत्म हुआ और उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। फिर जब शुरू हुआ तो भारत में टैक्सेशन की व्यवस्था लाई गई। तो इसके लिए 1860 में क्या किया गया कि सर जेम्स विल्सन को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है आयकर की अवधारणा पेश करो। तो इन्होंने आयकर की अवधारणा दी और इसके अनुसार इन्होंने कहा कि अब इनकम टैक्स वसूला जाएगा। तभी से इनकम टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स मतलब इनकम पर होने वाली, जो इनकम पर लिया जाने वाला कर या टैक्स। अब इनकम कई प्रकार से हो सकते हैं, सैलरीड हो सकते हैं, या चल अचल संपत्तियों से जो उत्पन्न होने वाला इनकम हो रहा हो, जैसे किसी का किराए से आ रहा होगा, किसी की कृषि से आ रही होगी, किसी के बिजनेस से आ रहा होगा। तो ये सब के भी टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स जनरली हम लोग के दिमाग में यही आता है कि अच्छा जो सैलरी मिलती होगी उस पर जो टैक्स लगता है, नहीं, बहुत प्रकार की इनकम जो होती है, हर प्रकार की, उनसे जो भी टैक्स बनता है वो लिया जाता है। इनकम टैक्स ही है जो राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखता है, जिसके अनुसार भारत का जो राजस्व होता है या किसी भी देश का राजस्व जो होता है वो भरा रहता है, फला फूला रहता है, और उसके अनुसार सरकारें योजना लाती है, गरीबों की मदद करती हैं। ठीक है ना, और तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करती है। तो आयकर जो है, इनकम टैक्स जो है, राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला है। कल की वीडियो में मैंने आपको न्यू टैक्स रिजीम के भी बारे में बताया था। और अब आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके, चूंकि बजट पेश हुआ है तो एक ही दिन में सब बताया नहीं जा सकता है डेली करंट अफेयर में, आपको एक डिटेल वीडियो भी बना करके दे दी गई है। और आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके एक एक दो दो क्वेश्चन ले लेकर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर भी करा दिए जाएंगे इस वीडियो में भी। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर प्रमुख दिवस हैं जुलाई मंथ के अभी तक जो आए हुए हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हैं। मैंने कल कराया था, तो आज आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, हेनले जो है ये वर्ष में 2 बार अपना पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। एक बार जनवरी में जारी करता है, एक बार जुलाई में करता है। इस बार गलती से जनवरी में जारी तो किए, लेकिन फिर कुछ बात आई, कुछ दिक्कत आई, फिर ये फरवरी में दोबारा से जारी किए। और उसमें जनवरी में भारत की रैंक 80 बताई थी इन्होंने, फिर फरवरी में जब आई रैंक तो 50वीं निकल करके आई। तो फरवरी से आज तक हम लोग 50वीं भारत की रैंक पढ़ रहे थे। ठीक है ना, पासपोर्ट इंडेक्स में सब कुछ एक एक बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप भूलोगे नहीं। तो देखो फरवरी में जब जारी हुआ तो भारत की रैंक 85 थी। फिर अभी जब जुलाई में इन्होंने जारी किया तब भारत की रैंक आ गई 82। अब ये रैंक घटती बढ़ती कैसे है, किस आधार पर है? तो इसके लिए होता है दोस्तों वीजा फ्री एक्सेस, यानी VFA।
ये दिखाता है कि आपका देश का जो पासपोर्ट है, जैसे मान लीजिए इंडिया का पासपोर्ट है, वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये बात की पता लगाने के लिए ये देखा जाएगा कि आपका जो पासपोर्ट है, कितने देशों में ऐसे एक्सेप्टेबल है जहाँ पर वीज़ा नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप जैसे मान लो जा रहे हो मालदीव, तो मालदीव जा रहे हो तो मालदीव वाले क्या कहेंगे कि आप हमारे यहाँ कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आपका पासपोर्ट है तो आप आ सकते हो, हमारे यहाँ से आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आओ घूमो टहलो, हमारे यहाँ खर्च करो, जिससे हमारी इकोनॉमी चलेगी। ऐसे दुनिया में आज के टाइम पर 58 देश हैं जो वीजा फ्री एक्सेस किए हुए हैं भारत के लिए। तो इस हिसाब से, इस वजह से जो रैंकिंग तैयार की गई उसमें पता चला कि भारत है 82वें स्थान पर। ठीक है, अब ऐसे ऐसे और देशों की भी लिस्ट की गई। भाई भारत अगर 82वें पर है तो कोई तो पहले दूसरे तीसरे पर भी होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर सिंगापुर जो है इस बार टॉप पर है। पिछली बार आपने देखा होगा कि 5-6 कंट्रीज टॉप पर आ गई थी, लेकिन इस बार केवल अकेले सिंगापुर टॉप पर है 195 देशों के वीजा फ्री एक्सेस के साथ। 195 देशों ने यह कह रखा है कि आप अगर सिंगापुर के नागरिक हो या आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप इन 195 देशों में आने के लिए आपको वीजा नहीं लेना पड़ेगा। अब कुछ लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है। तो देखिए, जब आपको एक देश से किसी दूसरे देश में जाना हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है जिसे कहते हैं पासपोर्ट। मतलब आपको पास करना है पोर्ट, ठीक है ना। पहले के जमाने में लोग पोर्ट के माध्यम से जाते थे बंदरगाहों के, तो उस पास बनवाना पड़ता था, इसीलिए नाम पासपोर्ट पड़ा। अब तो हवाई जहाज से भी जाते हैं। तो आप अपने सरकार से जो डॉक्यूमेंट लोगे किसी दूसरे देश में जाने के लिए उसे कहेंगे पासपोर्ट। लेकिन जिस देश में जाना है उस देश में भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जहां पर आपको जाना है उस देश से जो परमिशन लोगे उसके लिए डॉक्यूमेंट जो बनवाओगे उसी को कहते हैं वीजा। ठीक है जी। तो ये है पासपोर्ट और वीजा। तो बहुत सारे देश वीजा फ्री एक्सेस दिए रहते हैं कि मतलब इन देश के नागरिकों को हमें वीजा नहीं हमारे देश में आने के लिए बनवाना पड़ेगा, तो वो हुआ वीजा फ्री एक्सेस। ऐसे ही भारत के 58 देशों के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं कि वहां पर जाने के लिए वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, यही पूछा जाएगा। रैंकिंग तो अब कम पूछी जाएगी, ये स्लो क्वेश्चन हो गया है और ये अच्छा क्वेश्चन हो गया है, तो आपसे ये याद रखना है आपको। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई गई। अब देखो, आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे, इसको समझो। देखो, जब बजट आता है, तो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या है? तो देखिए, बजट का मतलब ये होता है कि आगे हमें क्या खर्च करना है, लेकिन आगे कहाँ-कहाँ पर खर्च करना है, किस प्रकार से खर्च करना है, इसको जानने के लिए हम लोग पहले इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये बताती है कि भारत की इकोनॉमी है कहाँ पर, किस तरफ जा रही है, किस पर फोकस्ड है, किस पर फोकस करने की आवश्यकता है। मतलब अगर भारत की इकोनॉमी के बारे में अच्छे तरीके से आपको जानना है तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे जब आ जाता है तो उसके जस्ट एक दिन बाद बजट लाया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि हमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या काम हम लोग ने किया है और आगे क्या करना है। तो उसके बाद उसी आधार पर बजट तैयार किया गया रहता है। तो बजट अगले दिन पेश होता है। तो बजट अभी पेश हुआ 23 जुलाई को। और क्यों इस बार 23 जुलाई को हुआ, जनरली 1 फरवरी को आता है, इस बार 23 जुलाई को क्यों आया ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कल की वीडियो में, क्योंकि इस बार अंतरिम बजट 1 फरवरी को आया था, चुनावी वर्ष है इस बार। चलिए, तो जब बजट आया तो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो इसमें कुछ प्रमुख बातें थी, जैसे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी इसका अनुमान था। ये सबसे ऑथेंटिक अनुमान होता है, क्योंकि भारत के सरकार के अंदर जो लोग रहते हैं, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जिनको सब कुछ असली असली पता है भारत के बारे में, वो बताते हैं। इसलिए ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली आप बहुत सारे अनुमान देखते हो, बहुत सारे एजेंसियों का, वो सब अनुमान लगाते हैं, ठीक है, घर बैठे कोई कुछ भी बोल दे। लेकिन असली डाटा जिसके पास है, असली जो उस पर काम कर रहा है, वही तो बताएगा ना असली क्या है ग्रोथ रेट। इन्होंने बताया 6.5% से 7%। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आर्थिक सर्वेक्षण भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 6.5 से 7% के बीच में रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज, आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तैयार कौन करता है? तो तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है ना। मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है ये तैयार करते हैं। चूंकि ये भी भारत सरकार के ही नागरिक होते हैं तो इसलिए सरकार के ही बारे में बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि जीडीपी में 8.2% की वृद्धि देखी गई फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जिसमें 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक बार ग्रोथ रही।
ठीक है। ओवरऑल 8.2% रही वास्तविक जीडीपी में, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो अगर आपको ना इकोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये जीडीपी क्या है, वास्तविक जीडीपी क्या है, बहुत टाइप के जो ये रेपो रेट और ये सब वगैरह क्या होते हैं, ये सब जीएनपी जीडीपी ये सब मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ इकोनॉमी के बैच में, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इतना रहेगी, और इसमें खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में इन्होंने बताया, मतलब जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.7% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5.4% हो गई है। कर संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन कितना रहा, 55% डायरेक्ट टैक्स से लिया गया, 45% इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट किया गया। इंडस्ट्रियल लोन में वृद्धि देखने को मिली 8.5%, जो कि पिछली बार 5.2% थी, ये एक अच्छी बात है, मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो लोन ले रहे हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 देशों में भारत 38वें पर आ गया है, 2018 में 44वें पर था, अभी देखो 38वें पर आ गया है। ये सब चीज़ें जो है डाटा ये बताया है इकोनॉमिक सर्वे में। बाकी बजट पर मैंने आपको वीडियो दी ही है, इसको तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, नोट्स भी बना लेना, और मैं आपको ई बुक में भी ऐड करवा दूंगा इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे तरीके से एक अलग चैप्टर बनाकर, तो आपको आने वाले संस्करण में जो भी ई बुक आएगी उसमें ये भी मिल जाया करेगी। तो फिलहाल अब अगला क्वेश्चन बजट से ही है। तो आज देखिए वहां पर इस बजट में हम लोगों ने ये देखा था क्या क्या योजनाएं आई हैं, क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, ये सब चीजें। आज यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे कि किस किस मंत्रालय को कितने कितने रुपए मिले, ठीक है। हर प्रकार से आपका क्वेश्चन कवर कराया जाएगा, एक भी सिंगल पॉइंट क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और मैं आपके ऊपर पूरा बर्डन नहीं उड़ेलना चाहता हूँ कि एक ही दिन सब कुछ बता दूं तो जिससे कि आपका पूरा लोड बढ़ जाए, उसके बाद आप उसको पढ़ो ही ना, आगे बढ़ जाओ। धीरे धीरे करके दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन लेकर के 2-3 दिनों में अच्छे से कवर करा दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो, टेंशन मत लिया करो, आप यहाँ पर जुड़े हुए हो तो अच्छे से सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो भारतीय रेलवे के लिए कितना बजट में आवंटन किया गया है, 2,65,200 करोड़ रुपए के आसपास में, लगभग 2,65,000 करोड़ रुपए जो हैं ये बजट में आवंटित किए गए हैं। द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने, 2.65 लाख करोड़ जो है ये रेलवे को दिए जाएंगे। अब बाकी जो मंत्रालय हैं उनमें कितना कितना धन जाएगा, टोटल तो आप जानते हो, कल की वीडियो में हमने बताया कि 48.21 लाख करोड़ का ये बजट है, ठीक है ना, लाख करोड़ का ये टोटल बजट है, बजट का ये साइज है। अब इसमें इस बार के बजट की वजह से थीम मैंने कल नहीं बताई थी, आप यहाँ पर देख लो, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप, ये भी ध्यान रखना। तो इतने में कितना पैसा कहाँ कहाँ पर किसके मंत्रालय को दिया जाएगा इसको देखो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.65 लाख करोड़, मतलब उतना ही जितना रेलवे को। रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़, हालांकि इसमें उम्मीदें थी कि इस बार ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इतना है। ऊर्जा मंत्रालय को 1.51 लाख करोड़, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 1.51 लाख करोड़, गृह मंत्रालय को 1.5 लाख करोड़, शिक्षा मंत्रालय 1.25 लाख करोड़, आईटी और टेलीकम्युनिकेशन 1.16 लाख करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ के लिए 89,000 करोड़, 89,000 करोड़, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए 68,000 करोड़, और सामाजिक कल्याण के लिए 56,000 करोड़, वाणिज्य और उद्योग के लिए 47,559 करोड़, और रेलवे मंत्रालय के लिए यहाँ पर रहा क्वेश्चन 2.65 लाख करोड़, ठीक है। अगला, जुलाई 2024 में किसको फेडरल बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, तो फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे दोस्तों केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम ये आएंगे किसकी जगह पर, श्याम श्रीनिवासन जी की जगह पर। श्याम श्रीनिवासन काफी सालों से हैं, 15 साल से ज्यादा तक सेवा नहीं दे सकते, इसलिए आरबीआई ने इनको अब कहा भैया बस करो अब, क्योंकि ये पिछले कई सालों से वहां पर थे, 15 साल से ज्यादा हो जाता, लेकिन आरबीआई का नियम है, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कोई भी बैंकिंग कर्मचारी हो वो सीईओ या एमडी के पद पर मैक्सिमम 15 वर्षों तक रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। तो इनको अब वहां से हटने के लिए कहा गया है, तो 22 सितंबर 2024 को इनका कार्यकाल होगा समाप्त। इसके बाद आएंगे केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम कोटक महिंद्रा बैंक में भी काम कर चुके हैं, ठीक है, एज ए ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, और अब यहाँ पर फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ होंगे। फेडरल बैंक जो है कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है, 1931 में स्थापित हुई थी बैंक, काफी पुरानी बैंक है। अगला, अमेरिका वाली फेडरल बैंक मत समझना, अमेरिका वाली फेडरल बैंक बहुत बड़ी है, ये दूसरी इंडिया वाली फेडरल बैंक है। अब कुछ नियुक्तियां पिछले दिनों में जो हुई उनका रिवीजन करेंगे, जैसे अभी अरुण कुमार बंसल को पेटीएम पेमेंट बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया, तो दोनों बैंक याद रखना। रजत शर्मा एनबीडीए के अध्यक्ष बनाए गए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन करके है। धीरेन्द्र ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के महानिदेशक बने हैं।
रवि अग्रवाल सीबीडीटी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बने हैं। विक्रम मिस्री नए विदेश सचिव बने हैं। मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमण्यम भारत के नए उप सेना प्रमुख बने हैं। क्लियर, प्रमुख नियुक्तियां हैं, याद रखना। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने आईआरसीटीसी कंपनी को भारत की किस पीएसयू कैटेगरी में अपग्रेड किया? तो देखिए, भारत में पीएसयू की 4 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होती है महारत्न कैटेगरी, दूसरी होती है नवरत्न, तीसरी होती है मिनी रत्न कैटेगरी 1, चौथी होती है मिनी रत्न कैटेगरी बी। तो आईआरसीटीसी जो कंपनी थी अभी तक मिनी रत्न कैटेगरी बी में थी, अब इसको अपग्रेड किया है मिनी रत्न कैटेगरी ए में। ये भारत सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की हुई है। तो ये मिनी रत्न पीएसयू में अपग्रेड हुआ है, शेड्यूल हुआ है ए में, ठीक है ना। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है ये भारतीय रेलवे के साथ मिल करके रेलवे यात्रियों को खाने पीने चीजें संबंधित प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, आईआरसीटीसी जो है। तो यहाँ पर 25वें वर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धि इसको हासिल हुई है। इसकी स्थापना के 25 वर्ष भी हो रहे हैं। 1999 में स्थापित हुई थी और 2024 में 25 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं। 2019 में इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था, यानी कि ये तब लिस्टेड कंपनी तब से बन गई। सरकार की हिस्सेदारी इसमें 67% है। इसके चेयरमैन हैं संजय कुमार जैन। क्लियर। अगला, हाल ही में रोटेक्स चैलेंज जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी? तो रोटेक्स चैलेंज खिताब जीतने वाली पहली महिला रेसर जो हैं ये बन गई हैं अतिका मीर। कौन? अतिका मीर, ठीक है। अच्छा, ये जो महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न कंपनियां मैंने आपको बताया ना, ये वैल्यूएशन के हिसाब से और पर ईयर में कितना एनुअल वो ग्रोथ कर रही हैं, कितना प्रॉफिट बना रही हैं, इन सब के आधार पर कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिलहाल आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। अतिका मीर जो है रोटेक्स चैलेंज जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई हैं। ये श्रीनगर की रहने वाली हैं अतिका मीर, ठीक है ना। और जानते हैं उनकी उम्र कितनी है? मात्र 9 वर्ष की। 9 वर्ष की अतिका मीर जो है श्रीनगर में ये श्रीनगर की रहने वाली है। इन्होंने जीता है एट मैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी, ठीक है ना, रेस जीती हुई है। कुछ इस प्रकार से इनकी रेस होती है, जैसे फॉर्मूला 1 टाइप की गाड़ियां होती है ना, वैसे ही रोटेक्स चैलेंज का भी एक इंटरनेशनल ट्रॉफी होता है, रेस होती है, तो उसको इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। तो डैन हॉलैंड रेसिंग टीम से ये खेलती हैं, ड्राइविंग करती हैं। अगला, हाल ही में किस देश के फॉला डेविड ने किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा चित्र बनाया? तो दोस्तों, फॉला डेविड जो हैं ये हैं नाइजीरिया के, और इन्होंने किसी एक पर्सन के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा चित्र बनाया हुआ है। ये है वो फिगर, एक स्टेडियम में इन्होंने बनाया है। 1050 ये स्क्वायर मीटर में है, ठीक है ना। तो 1050 स्क्वायर मीटर में ये फिगर है। इसमें देखो 2 बड़े बड़े हाथ हैं और नाइजीरिया का ये मैप है। और इस मैप में इन्होंने अपने देश में बहुत प्रकार के जो रिलीजन के लोग रहते हैं, जो अलग अलग इनके कल्चर हैं, ये सबको शो करने का प्रयास किया है। और इसका नाम भी इन्होंने रखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ठीक है। तो जैसे भारत में हम लोग बोलते नहीं है कि विविधता में एकता है भारत में, देखो यहाँ पर तो 250 के आसपास में यहाँ जातियाँ जनजातियाँ वगैरह रहती हैं। अपने यहाँ तो हजारों ऐसे जातियाँ, उनके कल्चर वगैरह सब रहते हैं। और इसी वजह से देखो भारत जो है इतना विविध है, इतना विशाल है, इतनी सारी भाषाएं यहाँ पर हैं, हजारों भाषाएं हैं, हजारों कल्चर टाइप के हैं, त्यौहार हैं। फिलहाल यहाँ नाइजीरिया जो है ये अफ्रीकी देश है और इसने भी ऐसा कुछ करने का प्रयास किया है। इनके एक व्यक्ति हैं फॉला डेविड, ये कलाकार भी हैं और मेडिकल डॉक्टर भी हैं। इन्होंने 1050 वर्ग मीटर की ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी नाम की ये पिक बनाई हुई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा चित्र बनेगा तो गिनीज वर्ल्ड वाले पहुंचेंगे ही। अगला, निम्न में से किसे प्ले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो प्ले स्पोर्ट एक कंपनी है दोस्तों, उसके एक वेबसाइट है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर अब सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह होंगे। तो ये तीनों प्रमोट करेंगे, इंडोर्स करेंगे इसके इक्विपमेंट को, इसकी वेबसाइट को, इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको। तो अब इसमें आपको सानिया मिर्जा और मैरी कॉम के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं। सानिया मिर्जा जो है ये 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता हैं और महिला युगल में ये विश्व नंबर 1 रैंकिंग पर भी रह चुकी हैं। हालांकि अब संन्यास ले लिया है इन्होंने। ऐसे ही MC मैरी कॉम, ये बॉक्सर थी और इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। 6 बार की ये भी विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। और अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को, और साथ ही साथ रणविजय सिन्हा जो कि टीवी होस्ट हैं, एक्टर हैं, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पिछले दिनों में कुछ और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, जैसे भी मोटो GP इंडिया के शिखर धवन को बनाया गया,
मोटो जीपी रेस बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाएगा आगे भी। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए और हूप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सुमित नांगल इनको बैंक ऑफ बड़ौदा में बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। यजुवेंद्र चहल को गुरुग्राम प्रशासन का, करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का और एम एस धोनी को एसबीआई का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में भारत कौन सेवें स्थान पर है? तो देखिए अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व कृषि और खाद्य संगठन जो है, इसकी एक रिपोर्ट आई है दुनिया भर में वन के आवरण को लेकर के, मतलब किस देश के द्वारा कितने वनों का आवरण उसके क्षेत्रफल में है। इसमें भारत जो है ये है तीसरे स्थान पर। फर्स्ट पर है दोस्तों चाइना, सेकंड पर है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पर है अपना प्यारा भारत वैश्विक वन विस्तार में, मतलब कितना वन आवरण है अपने देश पे, अपने देश की धरती पर। तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया तो काफी आगे हैं। चाइना को अगर बात करें तो चाइना में 1 मिलियन से ज्यादा हेक्टेयर का, मतलब आप देखो 19,37,000 हेक्टेयर का वन क्षेत्र है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में 4,46,000 का हेक्टेयर का क्षेत्रफल है और भारत में 2,66,000 हेक्टेयर का वन क्षेत्र है। फिर भी जो है अभी और भी प्रयास जारी है और वन क्षेत्र बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वनों से ही ऑक्सीजन मिलता है और जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। वैसे अभी एक रिपोर्ट और आई है जिसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा, वन स्थिति रिपोर्ट भारत में। इसी में मर्ज कर देता तो फिर बहुत ज़्यादा घास पास हो जाता, फिर समझ में नहीं आता, उसको अलग से वो रिपोर्ट पढ़ाऊंगा। वन स्थिति रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन आवरण वाले, चूंकि वो भारत की केवल है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वन आवरण वाले राज्यों में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश है टॉप पर, और सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पर असम है। कल इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे खाद्य एवं कृषि संगठन ने ये जारी किया हुआ है, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 16 अक्टूबर को स्थापना हुआ था, इसलिए 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। ध्यान रखना, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है ना। और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, रोम इटली में हेडक्वार्टर है, याद रखना। खाने में राजमा, खाने में राजमा, रोम खाने में राजमा, ये ट्रिक है, याद रखना। अध्यक्ष है क्यू डोंग्यू। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों के पास शेयर कर देना। अच्छी चीज़ है, न्यूज डेली की 10 न्यूज आती है और टॉप ये न्यूज होती है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी, वैसे भी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसको आप शेयर जरूर कर दिया। सामान्य विज्ञान की ई बुक आ चुकी है दोस्तों, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको ले लो। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो सीजीएल की वैकेंसी की जो फॉर्म फिलिंग डेट थी वो बढ़ गई है, जेई का शो हो गया है। इसके अलावा एनटीपीसी का, सॉरी एमटीएस का जो है, इसका 27 लास्ट डेट है। तो इस ये जो वैकेंसीज हैं, अगर आपने नहीं फिलअप किया है फॉर्म तो भर डालो। लोको पायलट का स्टेटस चेक चल रहा है, उसको भी चेक कर डालो, अपना स्टेटस फॉर्म का कैसा है, क्या है, रिजेक्ट हुआ है कि क्या हुआ है, उसको चेक कर डालो। ये सब चीज़ें भूलो मत, वरना बाद में पछताना पड़ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जब फॉर्म ही आपका गलत हो जाएगा या नहीं भर पाओगे तो। हाफ ईयरली की बुक भी है, इसी भी आप ले सकते हो। बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। मैंने कल पूछा था आपसे, छत्रपति शिवाजी ने बाघ नख से किसकी हत्या की थी? तो अफजल खान की हत्या की थी। गांधी मंडेला पुरस्कार का संबंध सामाजिक कल्याण से है। आज आपको क्या बताना है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसने पहला ऑफिशियल रेडियो प्रसारण, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कहाँ किया था, कब किया था, दोनों बताना। भारत में लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री महिला कौन बनी है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर महिला कर देना, महिला हो जाएगा तभी। चलिए आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उसके बाद कल मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। कई प्रकार से इसका थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, है ना। आप लोग समझ रहे हो, जो जिनको आ रहा है वो समझ रहे हैं क्या गलती मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी मिल जाएगा। तो एमजेटी ऐप इंस्टॉल करें, क्विज पीडीएफ सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।